अगर आप एक बिगिनर हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अपने ऑटिस्टिक बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर किस तरह से वर्क करेंगे, कौन सा विजुअल मटेरियल आप लोगों को यूज़ करना चाहिए लैंग्वेज के ऊपर वर्क करने के लिए, वोकैबुलरी के ऊपर वर्क करने के लिए, तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए ही है गाइस। वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। तो सबसे पहले तो एक कॉमन कमेंट जो हर लैंग्वेज के वीडियो में आता है, अर्नब का स्पीच कब आया, उसका लैंग्वेज कब आया, उसका स्टार्टिंग में ही मैं आंसर कर देती हूँ। और एक फैक्ट भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है जिसमें शायद मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। तो बात ऐसी है गाइस, आप सब लोगों को पता है कि जिन बच्चों को ओरल मोटर इश्यूज़ होते हैं उनको स्पीच में प्रॉब्लम आता है। यानी कि हो सकता है कि उनको लैंग्वेज समझ में आ रही है, ब्रेन हो सकता है लैंग्वेज को अच्छे से प्रोसेस कर रहा है। आपने देखा भी होगा कई बार बच्चे, और मैंने खुद अभी रिसेंटली एक ऐसा बच्चा देखा, उसको देख के ऐसा लगता है कि उसको सब समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, और वो खुद से भी बहुत अच्छी तरह से नॉन वर्बल तरीके से ही कम्युनिकेट कर रहा है, बट स्टिल उसको ओरल मोटर इश्यूज़ हैं, तो जिसकी वजह से उसका स्पीच क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब अर्नब में ये कन्फर्म है कि उसको ओरल मोटर इश्यूज़ नहीं थे गाइस। वो पिकी ईटर भी नहीं था, सब कुछ खाता था, तो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। जनरली जिनको ओरल मोटर इश्यूज़ होते हैं तो वो खाने में भी बहुत ज़्यादा पिकी ईटर होते हैं, यानी कि उनका खाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ओनली लिक्विड डाइट वो लेते हैं। तो स्टिल अर्नब का जो स्पीच है, ओरल मोटर इश्यूज़ नहीं थे, स्टिल अर्नब का जो मीनिंगफुल वर्ड है, जो क्लियर वर्ड को रिपीट करना है, वो 3 इयर्स के बाद हुआ। तो अब इसमें मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ऑटिस्टिक बच्चे 3 ईयर के बाद ही क्लियरली वर्ड रिपीट करना शुरू करते हैं, बिकॉज उसका जो डायग्नोसिस है वो हुआ 2.5 ईयर में। उससे पहले हम लोग 0 एफर्ट लगा रहे थे, मीन्स हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नेचुरली और नॉर्मल बच्चों की तरह बोलेगा। तो हमने कभी भी उसको सिटिंग ऐसे बिठा के विजुअल दिखा के कभी भी उसकी लैंग्वेज के ऊपर वर्क नहीं किया। तो मे बी उस हिसाब से वो डिले हो गया होगा। हो सकता है अगर उसका डायग्नोसिस 1.5 ईयर में होता और उस टाइम से मैं विजुअल की हेल्प से उसकी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देती, तो हो सकता है कि वो और भी जल्दी रिपीट करना स्टार्ट कर देता। तो ये जो है वो आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है अपने बच्चों के साथ, उसी से ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आप में से किसी ने अगर 1.5 ईयर में डायग्नोसिस कराया है, उसके बाद उसकी लैंग्वेज के ऊपर आपने विजुअल से वर्क करना स्टार्ट किया है, तो तब बच्चे का स्पीच कैसे आया, कितने टाइम में आया, तो ये हम सब के जो कंबाइंड एक्सपीरियंस है उससे ये चीज़ क्लियर हो सकती है। तो अर्नब में जो है वो 2.5 ईयर में डायग्नोसिस हुआ। उसके बाद 5 to 6 मंथ मैंने जम के उसको प्रैक्टिस करवाया विजुअल से। इवन वो फ्रूट्स नेम तक नहीं बोलता था, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोलता था। तो 5 to 6 ईयर्स की मंथ्स की मेहनत के बाद वो मतलब एटलीस्ट वो मेरे साथ वर्ड्स को क्लियरली रिपीट करना उसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। तो ठीक है, तो ये तो आंसर हो गया इस चीज़ का। तो स्टार्टिंग में मैंने हेल्प ली थी गाइस, एक बुक मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी। एक बुक का मैंने रिव्यू किया है इससे पहले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। उस बुक के बाद मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि कुछ और भी मुझे लेना चाहिए, कोई विजुअल रिलेटेड बुक लेना चाहिए। बहुत अच्छी बुक है, उसको आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर परचेज़ कीजिए, वो बहुत हेल्पफुल बुक है। और एक और बुक है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगी। एक्चुअली वो बुक मेरे पास अभी है नहीं, इतनी बार हम लोगों ने शिफ्ट किया तो वो कहीं गुम हो गई, लेकिन उसका नाम आई थिंक 1000 वर्ड ही है। इससे पहले भी मैंने शेयर किया है, लेकिन आज मैं बताऊंगी उस बुक में क्यों वो बुक मुझे बहुत अच्छे से लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। तो वो बुक मुझे स्पीच थेरेपिस्ट नहीं रिकमेंड की थी। उस बुक में क्या था गाइज, जैसे उसमें डिफरेंट सीन थे, जैसे पार्क का सीन है, मार्केट का सीन है, हॉस्पिटल का सीन है, या फैमिली का सीन है। तो उसमें हर सीन पे, हर एक पेज पे एक पूरा जो है वो सीन बनाया हुआ है, और सीन भी बहुत क्लियरली, मतलब उसमें इतना ज़्यादा मतलब पिक्चर्स को क्राउडिंग नहीं है कि बच्चा डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि मतलब एक्चुअल में क्या है, और मेन ही ऑब्जेक्ट उस सीन में दिए होते थे। तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। दूसरे उसका सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि उस सीन में जो ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे थे, जैसे लाइक हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर है, नर्स है, इंजेक्शन है, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अलग से उठा के बीच में से वो ऑब्जेक्ट सीन में भी हैं और अलग से उनको कॉर्नर में फिर से
उनकी पिक्चर्स लगाई हुई थी हर सीन के नीचे। तो इसमें कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में हम जिस चीज़ के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, सीन के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से ऑब्जेक्ट का नाम वो है जो आप बोल रहे हो। अटेंशन बहुत ज़्यादा पुअर होता है। तो उसमें अगर बच्चा भी सीन के बीच में उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से अटेंशन नहीं दे पा रहा है तो अलग से उस ऑब्जेक्ट को उठा के उसका अलग पिक्चर रखा गया है और नीचे उसका नाम लिखा गया है। तो बाद में तो अर्नब स्पेलिंग पढ़ के भी उसको रीड कर लेता था। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो बुक जो थी वो स्पेशली लैंग्वेज के लिए ही डिज़ाइन की गई थी, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो इतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं हमेशा एक सीन को डिस्क्राइब करने से पहले मैं हमेशा उसके जो ऑब्जेक्ट थे उनको पहले आइडेंटिफिकेशन करवाती थी, जो नीचे अलग से दिए होते थे। फिर एक सीन को मुझे लग जाता था 1 वीक या 2 वीक उस टाइम पे लग जाते थे मुझे। तो उसमें जैसे ही वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में परफेक्ट हो जाता, उस सीन में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो उसको आ जाते, तो उसके बाद मैं उसको सीन डिस्क्राइब करवाती कि इसमें जो है वो टीचर पढ़ा रही है। स्कूलिंग का भी उसमें सीन था। ये ब्लैक बोर्ड है, ये चॉक है, ये टेबल है, चॉक से लिखते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना मैंने उसको स्टार्ट किए। तो इस तरह से हर रोज़ मैं 2-3 सेंटेंस उसको बार बार रिपीट करवाती और उनको याद करवाती, और साथ में विजुअल भी मेरे पास है। ठीक है, तो एक टाइम के बाद वो बहुत अच्छे से वो सेंटेंस उसने याद कर लिए, या ये मान लो कि स्टार्टिंग में वो जस्ट रटते हैं, उस चीज़ को याद कर लेते हैं। तो धीरे धीरे नेक्स्ट डे में मैं उसको पूछती तो वो थोड़ा बहुत खुद से बताने लगता। तो इस तरह से हर सीन में आपको पहले उनके ऑब्जेक्ट, अलग से पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करवाना है, उसके बाद सीन को डिस्क्राइब करना है। तो धीरे धीरे क्या होता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस जब आप सिखाने लगते हो गाइस, और फिर एक टाइम के बाद बच्चा वो सेंटेंस परफेक्टली बोलने लग जाता है, तो फिर उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली छोड़ देते हो कि हाँ अब मुझे बताओ कि इस सीन में क्या क्या हो रहा है। तो बच्चा वो सारे सेंटेंस जो है वो रिपीट करता है कि हाँ यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। मीन्स बेसिकली उसने जो है वो रिकॉलिंग जो है वो सीख ली। तो इससे मेमोरी शार्प होती है, रिकॉलिंग बहुत अच्छा होता है, और मेन चीज़ ब्रीफिंग, जो हम सब का प्रॉब्लम होता है कि बच्चे स्टार्टिंग में खुद से क्यों नहीं बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि ब्रीफिंग के अलावा कोई और तरीका है ये चीज़ सिखाने का कि बच्चे खुद से बोलने लगे। अगर बच्चा किसी सीन को देख के, किसी सीन को अंडरस्टैंड करके, ऑब्जर्व करके उस सीन को डिस्क्राइब कर पा रहा है, और जो जैसे आपने सिखाया है उसको डिस्क्राइब कर पा रहा है, ऑब्जर्व करके रिकॉल कर पा रहा है कि मुझे क्या सिखाया गया था, अगर ब्रीफिंग कर पा रहा है, तो सेम चीज़ वो डेली लाइफ में भी कर सकता है। क्योंकि डेली लाइफ में भी उसको अटेंशन देना है कि मेरे सामने क्या हो रहा है। अगर हम उससे कुछ पूछ रहे हैं कि देखो मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, या तुम क्या कर रहे हो, अर्नब क्या कर रहा है, तो उसको पहले समझना है। तो ये चीज़ कहाँ से लाओगे आप? ये चीज़ आप विजुअल से ही उसको प्रैक्टिस कराओगे। हर चीज़ का जो इंट्रोडक्शन है, चाहे वो वोकैबुलरी है, चाहे वो फ्रेज स्पीच है, चाहे वो सेंटेंसेस है, हर चीज़ का इंट्रोडक्शन आप विजुअल से ही कराते हो। धीरे धीरे हमें विजुअल का सपोर्ट हटा लेना है और उनको इंडिपेंडेंट बनाना होता है। तो ये सारी ब्रीफिंग मैंने काफ़ी टाइम तक, 1 साल 2 साल तक मैंने यही सब कुछ किया। उसकी वोकैबुलरी के ऊपर वर्क किया और उसको फ्रेज स्पीच और छोटे छोटे इजी सेंटेंस बनाना सिखाए। यानी कि वो आधे से ज़्यादा ब्रीफिंग जो था वो बुक्स में ही सीख गया था। तो उसके बाद मैंने उस चीज़ को डेली लाइफ में इंक्लूड किया। फिर जब भी वो बहुत ईजी से, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से हेल्प हुई, क्योंकि फिर वो समझ गया कि मैं उससे क्या पूछ रही हूँ, कि हाँ तुम क्या कर रहे हो, मार्केट में क्या क्या किया था। तो वो चीज़ें उसने अच्छे से रिलेट की जो मैंने उसको बुक में पढ़ाया था। तो बेसिकली अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करवानी है। और ऐसा भी नहीं है कि आप 1 साल 2 साल तक सिर्फ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन ही कराओ। मतलब आपके पास 50 से 100 वर्ड्स हो गए, या मतलब 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल आपने वोकैबुलरी के ऊपर वर्क किया, तो उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए, उनको सेंटेंस सिखाने की कोशिश कीजिए। तो सेंटेंस जब आप बुक में सिखाओगे तभी तो वो बाहर डेली लाइफ में बोल पाएगा, उसको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि लैंग्वेज क्या है। तो वो चीज़ें आप बुक से, विजुअल से करवाएं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन कौन से मटेरियल मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किए थे। तो एक और बात गाइस, हाँ,
तो कुछ टाइम के बाद अर्नब की स्कूलिंग स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद मुझे ये सारे मटेरियल का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि जो नर्सरी या प्री प्रेप या प्रेप की जो बुक्स होती हैं वो ऑलरेडी लैंग्वेज डेवलप करने के लिए ही होती हैं। उनमें आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट के साथ पिक्चर्स दिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है वो विजुअल के जरिए सिखाया जाता है। तो उसके बाद काफ़ी अच्छा जो वोकैबुलरी के ऊपर वर्क हुआ वो स्कूल बुक से ही हुआ, और सेंटेंस नॉलेज, कॉन्सेप्ट, ये सारा नॉलेज जो है फिर अर्नब को स्कूलिंग की बुक से हुआ। तो ये जो आप लोग बोलते हो कि एकेडमिक को पूरी तरह से हम लोग इग्नोर कर देते हैं, मेरा बच्चा सीख नहीं पा रहा है, या हम लोग इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं, तो एकेडमिक अपने आप में ही बहुत अच्छा तरीका है लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। तो इसमें आपको ज़रूर अपने एफ़र्ट्स लगाने चाहिए। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में, तो अगर आपने बच्चे को स्कूल में नहीं भी डाला है, फिर भी आप प्रेप या प्री प्रेप या नर्सरी केजी की जो भी बुक्स होती हैं उनको आप ले लो और उनसे प्रैक्टिस कराओ। उनमें भी वो सॉर्टिंग, मैचिंग होती है, कलरिंग होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो अटेंशन और कॉग्निटिव स्किल, लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। वोकैबुलरी के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क होता है, तो साथ साथ में एकेडमिक भी क्लियर होता है और बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर भी वर्क होता है। तो इसलिए मैंने एकेडमिक को स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी। तो आपको भी सेम वैसे ही करना है। तो एक बुक मैंने पहले रिव्यू की है बहुत अच्छे से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो अलग से नहीं होता है, जो मोर ऑप्शन होता है वीडियो के नीचे ब्लू कलर में दिखता है समटाइम्स आपको, आप मोर के ऊपर क्लिक कीजिए तभी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है। मैंने लास्ट वीडियो में देखा कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि शायद अभी चेंज कर दिया है यूट्यूब ने। तो मोर ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइस, ये बहुत टाइम से मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो वो बुक है आप देख रहे हो इतनी मोटी है, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी जो भी आप सोच रहे हो कि मुझे अपने बच्चे को ये सिखाना है। विजुअल बहुत अच्छे हैं और इसका फुल रिव्यू किया हुआ है मैंने अपने 6-7 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके बाद कुछ लोग स्टोरी बुक्स के बारे में भी पूछते हैं, बहुत पतली सी और बहुत ही ब्राइट इसके विजुअल हैं। मुझे याद नहीं है ये हम लोगों ने कब ख़रीदा था, ये 4 से 5 बुक थी हमारे पास, अभी गुम हो गई हैं या पता नहीं कहाँ है। एक मेरे पास अभी मेरे हाथ में लगी है। तो ये छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं इसमें, देखिए इसमें पिक्चर्स कितने अच्छे से दिए हुए हैं, बहुत इजी, बहुत अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मुझे इसके पिक्चर्स बहुत अच्छे लगे थे। शायद हमने ख़रीदा था, ये ऑनलाइन नहीं लिया था, किसी स्टोर में ख़रीदा था। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है एप्पल ट्री मॉरल स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन, डिफरेंट। इसमें ऐसा नहीं है कि ओनली एनिमल स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं। तो ये आप बुक्स ले सकते हो, स्टोरी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। बहुत लंबी स्टोरी नहीं है, शॉर्ट स्टोरी है। तो ये भी लैंग्वेज के लिए डेवलप करने के लिए बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तो ये भी हम लोगों ने यूज़ की थी स्टार्टिंग में। आप सर्च कीजिएगा, ये जो मैंने आपको नाम बोला है एप्पल ट्री मॉरल स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन, ये आपको गूगल पे मिल जाएगी। देन ये तो स्टार्टिंग में मैंने हिंदी का जो वर्णमाला है वो इसी से सिखाया था। बहुत मोटा कार्डबोर्ड की तरह इसका पेज होता है और अर्नब अभी भी इससे टाइम पास करता है, इसलिए ये अभी तक बची हुई है। क्योंकि समटाइम बच्चे विजुअल डाइट लेने के लिए, विजुअल फीडबैक लेने के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो अर्नब भी उसको भी पिक्चर्स देखना बहुत अच्छा लगता है। अब आप में से ये मत बोलिएगा कि उसको विजुअल सेंसरी इशू का प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत उसमें है, लेकिन इतना नहीं है कि वो कभी भी मैंने उसको नहीं देखा कि वो फ़ैन को देखेगा या लाइट को देखेगा। वो समटाइम्स फ़ोन को देखता है, फ़ोन बंद है फिर भी उसको देखता है। तो थोड़ा थोड़ा विजुअल डाइट वो लेने की कोशिश करता है। एक कमेंट में मैंने देखा था गाइस, ये बात भी समझने की है कि अगर किसी सेंसरी एक्टिविटी से कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो सेंसरी एक्टिविटी अजीब नहीं लग रही है और नहीं लग रही है, बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट नहीं कर रही है, तो उसको फालतू में क्यों रोकना है आप लोगों को। अच्छा है ना कि बच्चा खुद को रिलैक्स कर रहा है और उसका एडिक्शन उसको नहीं हो रहा है, ये चीज़ का ख्याल रखना है। तो वो जस्ट दिन में या 4-5 दिन में एक बार इसको पकड़ के पूरा बोल लेता है, वो अनार जैसे मैं उसको पढ़ाती थी, तो उसमें क्या जाता है। सिमिलरली ये सारी बुक्स को भी 1-2 बार खोल के वो वीकली देख लेता है, ये सारे पजल भी यूज़ कर लेता है। बट अगर मैं उसको बोलूँगी रख दो चलो पढ़ेंगे, तो ठीक है, कोई एडिक्शन नहीं है उसमें। तो अगर वो थोड़ा थोड़ा सेंसरी डाइट ले भी रहा है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नेक्स्ट है, अब देखो पज़ल भी लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। एक तो सॉर्टिंग मैचिंग के पज़ल होते हैं, दूसरे होते हैं जैसे पार्ट्स को
कंबाइन करके एक होल पिक्चर बनाना। एक ऐसे पजल होते हैं, थर्ड पजल होते हैं लैंग्वेज बेस्ड और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, स्पेशली सेंटेंस बिल्डिंग के लिए और चीज़ों को रिलेट करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। तो ये सारा मटेरियल जो है मुझे एक्चुअली स्पीच थेरेपिस्ट ने सजेस्ट भी किया था इसमें से मैक्सिमम मटेरियल, तो इसलिए ये पूरे लैंग्वेज बेस्ड हैं और ये हर चीज़ का रिव्यू मैंने आपको वीडियो में दिया है। मैं कोशिश करूँगी कि सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँ। ये व्हाट्स नेक्स्ट प्री स्कूल इसमें लिखा ही हुआ है, ये आप लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास होगा भी, आप इसका रिव्यू भी दें कमेंट में। जो पेरेंट्स बिगिनर हैं बहुत अच्छे से हेल्प करता है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कार्डबोर्ड बेस्ड होते हैं और एक सीक्वेंस होता है, लाइक मंकी ने बनाना देखा, फिर मंकी ने बनाना तोड़ा, फिर मंकी ने बनाना का छिलका निकाला, फिर मंकी ने बनाना खाया। तो इसमें 3-4 स्टेप, जनरली 4 हैं, 4 स्टेप में एक जो है वो कन्वर्सेशन है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये भी अर्नब अभी तक इससे टाइम पास करता है, अभी भी ये वो ऐसे ही इनको लगाता है सीक्वेंस में और खुद से ही अकेले में वो बोलता रहता है और करता रहता है। तो अभी वो इन चीज़ों में परफेक्ट हो चुका है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इन चीज़ों को सिखा चुकी हूँ। तो टाइम पास अभी भी करता है लेकिन इन चीज़ों से, इसलिए ये चीज़ें बाहर हैं और ईज़िली मेरे पास अभी पड़ी हुई हैं और गुम नहीं हुई हैं। तो ये बहुत इजी है, इसका ये वाला पार्ट बहुत इजी है। ये वाला जो आप देखोगे इसका आप ये देख लो, बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है। ये गर्ल वाला आप देखना, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। इसका जो टफ पार्ट है, जो टिपिकल है, आगे 4 to 5 पीसीस का जो है वो कन्वर्सेशन है, ये वाला टफ पार्ट है जिसको अभी तक मैं थोड़ा करवा रही हूँ अर्नब को। ये अभी तक उसको बीच बीच में से कुछ छूट जाता है, तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तो पहले आप ये मत लो, वो वाला लेना आप, ठीक है। ये 34 सीक्वेंसेस कार्ड वाला पजल है और ये वाला जो है वो 8 सेट ऑफ 4 सीक्वेंस कार्ड्स वाला पजल है। तो ये वाला भी, इन सब के लिंक मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। तो इसका तो मैंने रिव्यू दिया है आपको, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसका रिव्यू मैंने नहीं दिया है बट ये इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टफ कन्वर्सेशन है, डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन है। तो आप एक लेवल ऊपर जाना चाहते हो तो ये वाला आप बाय कर सकते हो। और ये बिगिनर के लिए ये बहुत अच्छा है, इसमें चीज़ों को रिलेट करना सिखाया गया है बच्चों को। जैसे कि आप यहीं से देख लो, ये अर्नब महाराज ने पूरे लाइन में रखे हैं, वो ऐसे ही इनको उठाता है, खोलता है और उसके बाद ऐसे ही लाइंस में रख देता है, आप देखिएगा। तो ये कोई सेंसरी एक्टिविटी अगर है भी तो इसमें ये कोई अजीब एक्टिविटी नहीं है। तो समटाइम्स आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को भी पॉइंट करते हो कि इसमें मुझे सेंसरी एक्टिविटी दिख रही है अर्नब की। इट्स ओके, मैं उन चीज़ों को इग्नोर करती हूँ जो एडिक्शन नहीं हो रहा है, जो ऑड नहीं लग रही हैं, जो उसकी लर्निंग को इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं, उन चीज़ों को मैं इग्नोर करती हूँ। वो अगर ऐसे तरीके से ये बच्चे सेंसरी डाइट लेते हैं तो बहुत अच्छा है, उस चीज़ को नहीं रोकना है आपको। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लो कितने अच्छे तरीके से बनाया है। बर्ड के साथ नेस्ट दिया हुआ है, फ्लावर के साथ हनी भी दी गई है। तो इसमें कुछ ना इजी है, तो आप 2 या 3 सेट लीजिए पहले, जो बहुत इजी हैं, जिनको बच्चा जानता है, थोड़ा समझता है। पहले 2-3 सेट लीजिए, उसको आप रैंडमली बिखेर दीजिए और फिर बच्चे को लगाने को बोलो। तो एक साथ में पूरा नहीं कराना है तो आप 6 महीने लग जाएंगे, बच्चा नहीं कर पाएगा। तो इनको थोड़ा थोड़ा करके कराना होता है क्योंकि मेमोरी स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो प्रॉब्लम होता है इनको इतने सारी चीज़ों को याद करना। तो अभी अर्नब इन चीज़ों में परफेक्ट हो चुका है, उसको बराबर आइडिया है। ये पेट्रोल वगैरह ये सब कुछ स्टार्टिंग में उसने जस्ट रटे थे, जैसे इसमें कार और पेट्रोल का कॉम्बिनेशन है। तो स्टार्टिंग में उसने वो चीज़ जस्ट रटी थी, लेकिन आज उसको प्रॉपर मीनिंग पता है। जब हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाते हैं, उसको प्रॉपर पता है कि कार में पेट्रोल डालते हैं। तो ये फ़ायदा होता है, अगर कहीं ना कहीं बच्चे ने वो चीज़ पढ़ी है, देखी है, नॉलेज है, तो वो कभी ना कभी उसको डेली लाइफ में ज़रूर रिलेट कर लेता है। ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। तो इसमें आप देखोगे ये भी बहुत अच्छा है, ये आप स्टार्टिंग में करा सकते हो, 3-4 ईयर्स में करा सकते हो। जब आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करा रहे हो ना, तो उसी टाइम पे ये चीज़ें करा सकते हो। और इसको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हो। पहले तो आपको इंडिविजुअली इनका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कराओ, ये वर्ड है, ये नेस्ट है, रैंडमली
पहले इनको रिलेट नहीं करना है आपको, पहले जस्ट उनको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कराइए कि ये बर्ड है, ये फ्लावर है, ये हनी बी। जब उसको सारे ऑब्जेक्ट का पता चल गया उसके बाद आप इनको रिलेट करना सिखाइए, तो ये भी बढ़िया तरीका होता है। तो कितना ज़्यादा वोकैबुलरी इससे इम्प्रूव होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं इसमें। तो ये सारे मैंने बता दिए। ये तो सॉर्टिंग मैचिंग का पजल है, ये अटेंशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में बेसिकली आपको सॉर्टिंग मैचिंग के पजल यूज़ करने चाहिए, देन पिक्चर्स बुक यूज़ करनी चाहिए ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड देन कुछ टाइम के बाद 7-8 महीने जब आपने ये चीज़ें करा ली तो धीरे धीरे सीक्वेंसिंग पजल, स्टोरी बुक्स थोड़ा सा मुझे टफ लगती हैं, सीक्वेंसिंग पजल्स और ये जो मैंने रिलेट करने वाला पजल आपको बताया, चीज़ों को रिलेट करने वाला, ये चीज़ें बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं फ्रेज स्पीच डेवलप करने में। तो 5 ईयर्स तक करना फ्रेज स्पीच उसका डेवलप हो गया था। तो अभी तो हम लोग करंटली उसको 100 पीसीस का ये मोटू पतलू कार्टून का पजल है, जो उस ईजिली वो 10 to 15 मिनट्स में ये 100 पीसीस का पजल वो लगा लेता है। हम नहीं लगा सकते इसको, हमें अगर लगाना है तो मुझे वो पिक्चर चाहिए पूरा, जिसमें कंबाइन पिक्चर दिया है कि ये ज्वाइन करके पिक्चर क्या बनेगी। तो मुझे प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बिना पिक्चर देखे ये 100 पीसीस का पजल अभी लगा लेता है। उसको 3 से 4 महीने लग गए थे इस पजल को सीखने के लिए, लेकिन अभी बिना पिक्चर के उसको पूरा आइडिया रहता है कि 100 पीसी में से कौन सा पजल कहाँ पे लगेगा। बहुत डिफिकल्ट है लेकिन अभी कर लेता है वो। तो आई होप ये सब मटेरियल से आपको हेल्प होगा। और आज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैं उसमें कुछ लिंक प्रोवाइड करूँगी। अगर मुझे गूगल में इन चीज़ों के लिंक मिलते हैं तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।